an X-ray tube produce a continuous spectrum of radiation with its shortest wavelength दे दिया है हमको, wavelength दे दिया, ओके 45 × 10⁻² एंगस्ट्रॉम द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटोन इन द रेडिएशन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो हम जानते हैं एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, हमने पूरा फोटोन के लिए, किसके लिए, फोटोन के लिए, इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं लिख सकते, फोटोन के लिए। ठीक है, एक्स एक फोटोन ही तो है, 12400 अपॉन लैम्डा किसमें, एंगस्ट्रॉम में, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12400 अपॉन लैम्डा, मैंने बोला कितना लिखो सर 25 × 10⁻², है ना, तो ये कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको ऊपर ले गया तो 10⁴ हो जाएगा, ये 124 अपॉन, है ना, 45, तो हमने बोला ये 1 जा ये 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट, है ना, 90 जा 2, है ना, तो ये आ जाएगा 2.7 के आसपास, 2.7 के आसपास, 2.7 के आसपास, तो हमारे पास ये आ गया 27,500। ओके, 2 point masses connected by an ideal string are placed on a smooth horizontal surface as shown in the diagram। हमारे पास दो मास दे दिए हैं, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया, हम दो मास दे दिए हैं, दोनों को स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया हूँ। एक का मास दे दिया 10 kg और दूसरे का मास दे दिया 5 kg, एक का मास दे दिया 10 kg और दूसरे का मास दे दिया 5 kg। अगर मैं इम्पल्स लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन से, तो यहाँ पे एंगल दे दिया 60 डिग्री, एंगल दे दिया 60 डिग्री, एंगल है हमारे पास 60 डिग्री। ओके, अब हमको पूछा है द वेलोसिटी ऑफ 10 kg मास विल बी, तो देखो जब इम्पल्स लगाएंगे तो कॉन्सेप्ट ये है कि 10 है ना, 10 हमने 10 kg मीटर इनवर्स, ठीक है, सेकंड स्क्वायर, तो इतने का हमने इम्पल्स लगाया, इतना इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम, तो इतना इम्पल्स लगाया तो जो वेलोसिटी 10 kg वाले की होगी ना वही वेलोसिटी 5 kg वाले की होगी, है ना, एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में जो चेंज इन मोमेंटम है वो सेम होगा। तो हम एक्स डायरेक्शन अगर मोमेंटम देखें, ठीक है ना, तो हमारे पास एक्स में मोमेंटम कितना लग रहा है यहाँ पे, इसको जब मैं एक्सटेंड करता हूँ इधर तो ये हो जाएगा 10, तो 10 का ये 60 और 60 का इधर वाला कंपोनेंट i cos 60, है ना, आधा, तो 10 का आधा हो जाएगा मतलब 5, है ना, तो 5 चेंज मोमेंटम डेल्टा पी जो हो जाएगा वो 5, और ये किसके बराबर होगा, टोटल मास m1 + m2, है ना, एक्स डायरेक्शन में इंटू वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, और इसके तो एक्स डायरेक्शन में ही वेलोसिटी होगा, है ना, इसका 5 kg वाले का तो 5 अपॉन 5 + 10 15 = v, दैट इज 1/3 आ जाएगा 10 kg का वेलोसिटी। 5 kg का कुछ दूसरा भी हो सकता है, 10 kg का जो वेलोसिटी होगा, है ना, वो कितना होगा 1/3 मीटर पर सेकेंड, 1/3 मीटर पर सेकेंड। अ कार टर्न अ कॉर्नर ऑन अ स्लिपरी रोड एट अ कांस्टेंट स्पीड दे दिया हमको, एक कांस्टेंट स्पीड दे दिया 10, है ना, 10 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, है ना, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे दिया कितना 0.5। ओके, हमने बोला म्यू दे दिया। द मिनिमम रेडियस ऑफ द आर्क इन मीटर इन विच द कार कैन टर्न, ठीक है, हम जानते हैं सर वी मैक्सिमम जो होता है वो √μ/g, स्लिपिंग ना होने के लिए, है ना, रोड पे कितनी, ओनली फ्रिक्शन वाला रोड है, कोई बैंकिंग नहीं है, तो हमारे पास कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी हम जा सकते हैं, इतनी मैक्सिमम वेलोसिटी जा सकते हैं। तो हमको v दे दिया है, हमको म्यू दे दिया है, r पूछ लिया है, तो v² कितना हो जाएगा 100 अपॉन म्यू दे दो 5, अब ऊपर में 100 और 10, ये ऊपर नीचे में आ गया g का 10 और ये r, तो ये हमारे पास कितना आ गया, रेडियस आएगा 20 मीटर, रेडियस आ जाएगा 20 मीटर, ठीक है ना। At a temperature of 30 डिग्री सेल्सियस the susceptibility of a paramagnetic material is found to be x, ठीक है, ससेप्टिबिलिटी पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके लिए, टेम्परेचर के, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए, रिलेशन पता होनी चाहिए। इट्स ससेप्टिबिलिटी 333 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और हमारे पास टेम्परेचर किस में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए। तो पहले x बोला है तो x बराबर यहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा 30, तो 30 मतलब 273 + 30, 273 + 30 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 0 1 के लिए 303, और बाद में, है ना, x डैश, यही हमको पता लगाना है। ओके, और ये किसके बराबर, बाद में टेम्परेचर कितना हो जाएगा 333, है ना, 273 ऐड करो इसमें, ये हो जाएगा 6, ये 0 1 कैरी 606, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, तो हमारे पास x डैश आ रहा है x/2 मतलब 0.5x। ओके, a wire made of aluminium having resistivity रो बराबर, रो दे दिया हमको, रो कितना दे दिया सर 2.8 × 10⁻⁸, ठीक है। ओके, इफ विथ सर्कुलर, ठीक है, बिल्कुल हमने बोला रो दे दिया है, तो रो दे दिया है। ओके, हमने बोला रेडियस दे दिया है, रो दे दिया है, रेडियस दे दिया है,
करंट दे दिया है हमको, रो दिया है, रेडियस दिया है, करंट दिया है और वोल्टेज दिया है 1। तो लेंथ ऑफ द वायर कितना होगा? लेंथ ऑफ द वायर बताइए जरा। लेंथ ऑफ द वायर तो हम जानते हैं रेजिस्टेंस बराबर रो एल बाई ए, रो ले, ठीक है। और हमने बोला सर यहाँ पे आर, V बराबर आई आर होता है और R बराबर क्या हो जाएगा V बाई आई। तो V दिया है हमको 1 अपॉन I दिया है हमने कितना, I दिया है 5 एम्पियर। तो 1/5 बराबर R, तो 1/5 बराबर रो दे दिया हमको, रो दे दिया कितना, रो इंटू L अपॉन A। तो L की वैल्यू निकालनी है हमको, तो क्या करो, A को ऊपर ले जाओ, है ना, एरिया, एरिया लिखना है, एरिया। तो एरिया है ना, हमने बोला L की वैल्यू क्या लिखेंगे सर, A इंटू ना, A इंटू नथिंग, A इंटू नथिंग, A इंटू नथिंग अपॉन L इंटू अरे यार L की वैल्यू रो इंटू 5, ठीक है। तो A की वैल्यू पाई आर स्क्वायर, अरे एरिया पाई इंटू आर स्क्वायर 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर 4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर में ही है, अपॉन रो की वैल्यू दे दी हमको 2.8 इंटू 10⁻⁻8 2.8 इंटू 10⁻⁸ दे दिया रो की वैल्यू, ठीक है ना, और इंटू 5, ओके। तो यहाँ पे 10⁻⁻2 आएगा और ये कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर चला गया, बिल्कुल चला गया। हमने बोला ये ठीक है, तो हमने बोला ये सर ये पाई इंटू 4 अपॉन 5 28, इसको ऊपर ले जाओ, इसको 5 नीचे 10⁻⁻2, ये +2 हो जाएगा ऊपर जाके। सॉल्व कर लेते हैं। तो ये अच्छा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 40 अपॉन ये हो जाएगा 5 8 जा 40 का 0 4 कैरी 5 2 जा 10 और 14, ठीक है ना। 5 8 जा 40 का 0 4 कैरी 5 2 जा 10 14। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 12/14 है ना, 12/14 इंटू 100, 12/14 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, 200/7, 200/7, 7 1 जा 7 330 जा, अरे यार ये 6 होता है, सॉरी 600 इतना ब्लंडर कैसे, 12/14 इंटू 100, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 6 जा, ये हो जाएगा 7 जा, तो 600/7 दैट इज 7 1 जा 7 8 जा 56, फिर 45 जा, ठीक है ना, और फिर 5 फिर 5.7, ठीक है। तो सबसे पास आ रहा है लेंथ ऑफ द वायर इज 90, ठीक है ना, 90 के आसपास हो जाएगा, ठीक है, 90 के आसपास, ठीक है। द पावर डिसिपेटेड इन द एडजेसेंट सर्किट में पावर डिसिपेटेड निकालना है, ठीक है। पावर डिसिपेटेड हमेशा, पावर डिसिपेटेड आते ही हमको क्या निकालना है, पावर एवरेज। और पावर एवरेज का फॉर्मूला होता है VRMS IRMS cos phi, ठीक है, या फिर VRMS का होल स्क्वायर बाई जेड, और cos phi की वैल्यू क्या होती है R बाई जेड। तो हमने बोला VRMS स्क्वायर इंटू R बाई जेड स्क्वायर, ये हमको पावर डिसिपेटेड निकालना है। और VRMS कितना हो जाएगा, V0/√2 का होल स्क्वायर अपॉन जेड √ XL - XC, यहाँ पे ऊपर में आ रही है। तो जेड जो होता है √XL - XC, और XL दे दिया 3R माइनस XC दे दिया है R का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ओके। तो है ना हमारे पास फिर यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास V0 स्क्वायर बाई 2 इंटू R √ हो जाएगा 2R का होल स्क्वायर, 2R का होल स्क्वायर दैट इज़ 4R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, 5R स्क्वायर का है ना, 5R स्क्वायर। और यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो इसको हटा दो यार, इसका यहाँ से हटा दिया, ठीक है ना, जेड का स्क्वायर भी है तो यहाँ पे हटा दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5R स्क्वायर, 5R स्क्वायर, 4 और 2
415r², ये एक r से एक r कैंसिल हो गया, तो V0² बाई 10r, ये अपना क्या आएगा, V0² बाई 10r। हमारे पास पावर डिसिपेटेड कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r1 एंड r2 कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज +q and -q रेस्पेक्टिवली। द रीजन बिटवीन द स्फीयर इज फिल्ड विद 2 इंसुलेटिंग लेयर, ठीक है। हमारे पास 2 सेल दे दिया है, 2 सेल दे दिया है, ओके। एक का रेडियस r1 बोल रहा है, एक का रेडियस r1 बोल रहा है, दूसरे का रेडियस क्या बोल रहा है, r2 बोल रहा है, ठीक है सर, ओके। तो हमको बोला है द रीजन बिटवीन दैम इज फिल्ड विद 2 इंसुलेटिंग मटेरियल, इनके बीच का जो रीजन है ना, इनके बीच का जो रीजन है वो किससे फिल कर दिया, 2 इंसुलेटिंग मटेरियल से फिल कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे एक और इंसुलेटिंग मटेरियल से फिल कर दिया रीजन। तो यहाँ पे जो मटेरियल है सपोज ये हो जाएगा हमारे पास, है ना, ये जो मटेरियल दिया है यहाँ पे उसको मैंने बोला E1 मटेरियल का है, ये वाला मटेरियल क्या है, E1, ठीक है। और उसके बाद इधर वाला मटेरियल जो है वो E2, ठीक है, ओके। with D1 and D2 respectively, variation of the potential and electric field with radial distance O is given by। तो देखो हमको ग्राफ दिया है क्या, हाँ ग्राफ दिया है। तो हमारे पास देखो अंदर में तो पोटेंशियल क्या होगा, अंदर में सेल के अंदर में पोटेंशियल क्या होता है बे, कांस्टेंट होता है। तो पोटेंशियल कांस्टेंट वाला कोई है क्या, पोटेंशियल कांस्टेंट वाला यस एक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होता है, जीरो। तो कोई ग्राफ बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला तो सब गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ वैल्यू बता रही है, वैल्यू तो होगी नहीं। सेल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है क्या, नहीं होती है, जीरो होती है। तो हमारे पास पोटेंशियल सेल के अंदर में कांस्टेंट, तो ये रहा सी ऑप्शन, बस एक ही ऑप्शन जहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट है, ये रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सब गलत है, क्योंकि जीरो होगा सेल के अंदर में, क्योंकि मैं अंदर की बात कर रहा हूँ, है ना, R1 तक, जीरो से R1 तक बात कर रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये खत्म। 2 आइडेंटिकल सैटेलाइट आर मूविंग अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। 2 आइडेंटिकल सैटेलाइट आर मूविंग अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 3r and r रेस्पेक्टिवली। हाइट दिया है ना, ऑर्बिट एट हाइट मतलब सरफेस ऑफ अर्थ से दिया है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है कहाँ से दिया है, ठीक है ना, बिल्कुल जरूरी है ये। द रेडियस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, सॉरी द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी इज, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताना है। काइनेटिक एनर्जी, ऑर्बिटल वेलोसिटी हम जानते हैं सर, ऑर्बिटल वेलोसिटी मूव करे होंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट GM/r, और ये होता है फ्रॉम सेंटर, ओके। अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ हाइट इतना दिया है, ठीक है। तो हमारे पास जो ठीक है ना, तो हमारे पास V0 जो होगा उसका स्क्वायर करेंगे वो कितना होगा, ये हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चाहिए, दोनों का मास सेम है, क्योंकि आइडेंटिकल बोला है। तो V1² अपॉन V2² बराबर R2/R1, दैट इज R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू सॉरी R2R हो जाएगी, क्योंकि सरफेस से दिया है R, है ना, R2 की वैल्यू। तो हमारे पास जो सेंटर से हो जाएगा 2R, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4R, क्योंकि 3R दिया है सरफेस से, तो सेंटर से हो जाएगा 4R, ठीक है। तो 1 जा 2 जा 1/2 आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। अ बॉडी कूल फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट। एक बॉडी है जो कि 50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक कूल हो रहा है 5 मिनट में, ठीक है। तो हमें बस न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग लगाते हैं, ठीक है ना। तो 50 - 40/5, बहुत आसानी से, बहुत धीरे धीरे क्वेश्चन करना होता है इस क्वेश्चन को। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत जल्दी गलती होती है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। कि एक गणित का क्वेश्चन और ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ पे के 50 + 40/2 माइनस θ0, सराउंडिंग का टेम्परेचर शायद पूछा है। ये टेम्परेचर कम डाउन टू इतना इन नेक्स्ट 5 मिनट इन टेम्परेचर द सराउंडिंग, ठीक है। तो 33.33 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100/3। तो 40 - 100/3 अपॉन 5 बराबर K × 40 + 100/3 अपॉन 2 माइनस θ0, ठीक है, अपॉन θ0। तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे धीरे धीरे, ये हमारे पास ख़त्म हो गया, ये 10 आ गया, अपॉन नीचे में आ जाएगा 120 - 100, कितना हो जाएगा, 120 - 100 20, और 20 और ऊपर जाके कितना हो जाएगा 3, और ये वैल्यू कितनी 90/2, कितना ये कैंसिल, 90/2 कितना हो जाएगा 45 माइनस θ0 अपॉन ये कितना हो जाएगा 220, क्योंकि 3 4 जा
12, तो 12 120 प्लस 100 220 अपॉन 3 नीचे आएगा, 3 इंटू 2 6 माइनस थीटा नॉट, तो ये और ये कैंसल, तो 32206 माइनस 3 थीटा नॉट बराबर 90 माइनस 2 थीटा नॉट, ठीक है ना। तो ये 1 जा हो गया, ये 2 जा हो गया, तो ये 1 जा, ये हो जाएगा 110 जा, ठीक है। हमारे पास ये आ गया, तो अब इसको सॉल्व करे जाए यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1110 माइनस 3 थीटा बराबर उधर दिया है 90 माइनस 2 थीटा, तो ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस थीटा बराबर इधर आएगा 20, तो थीटा नॉट जो आएगा ना, थीटा नॉट कितना आएगा 20। व्हेन वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस देन इट एंट्रोपी रेंडमनेस है ना, वाटर आसानी से मूव कर पा रहा था, आइस नहीं मूव कर पाएगा, रेंडमनेस डिक्रीज हो जाएगी। A length L of wire carries a steady current I is bent first to form a circular coil of 1 ton, ठीक है। हमारे पास एक लेंथ का वायर है, इसको टर्न करके हमारे पास 1 टन का लूप बना दिया, इसमें करंट कितना है I, ये बोला गया है। द सेम लेंथ इज नाउ बेंट इन मोर शार्पली, और यहाँ पे इसको मोर शार्पली और बेंड कर दिया, मतलब छोटा छोटा रेडियस बनेगा, ठीक है ना, छोटा बेंट मोर शार्पली, ठीक है, टू गिव 3 लूप ऑफ स्मॉलर रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे n बराबर 3 है, यहाँ पे n बराबर 1 है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कॉस्ड बाय सेम करंट इज, ठीक है। तो पहले सपोज यहाँ पे B था, तो अब क्या हो जाएगा B डैश, ये देखो, ठीक है ना। तो जो B डैश होता है, देखो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिराइव तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो B डैश होता है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, B डैश इजिकल टू n स्क्वायर इंटू B, है ना, B डैश इजिकल टू n स्क्वायर इंटू B, ठीक है ना। अगर यहाँ पे इनिशियली B है तो बाद में क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इंटू B हो जाएगा। और मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पे पहले अगर m है ना, पहले अगर m है ना, तो m डैश बाद में कितना हो जाएगा, n इंटू m हो जाएगा, वेयर B इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड m इज द मैग्नेटिक मूवमेंट, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक मूवमेंट, अगर ऐसा अगर मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में पूछता तो ये n टाइम्स हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है ना, तो यहाँ पे अगर n लूप का नंबर 3 कर दिया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 9 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि आप डिराइव भी कर सकते हो, लेंथ कांस्टेंट रहेगा, लेंथ कंजर्व करके हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर क्या होता है, म्यू नॉट NI/2R से हम निकाल भी सकते हैं, डिराइव भी कर सकते हैं, कर लेना, ठीक है ना। तो है ना, एग्जाम्पल तो यार डाटा याद होना चाहिए, डाटा इंपॉर्टेंट इसलिए याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे पास B डैश इजिकल टू n स्क्वायर इंटू B, ओके। तो ये है नेक्स्ट, ओके। हम बोला है एट द सेम इंस्टेंट, है ना, एट द सेम इंस्टेंट 2 बॉयज थ्रो बॉल A and B फ्रॉम द पोजिशन सोन विथ स्पीड V0 एंड K V0 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। 2 बॉय हैं जो कि पार्टिकल जो है ना, यहाँ पे एक बॉय है और यहाँ पे एक बॉय है, ठीक है। इन दोनों ने क्या किया, पार्टिकल थ्रो किया, एक ऐसे थ्रो करता है तो ये जाके यहाँ पे टकराता है, एक पार्टिकल ऐसे थ्रो करता है जो कि यहाँ पे जाके टकराता है। ये एंगल दे दिया है θ2 और ये एंगल यहाँ से दे दिया है θ1, ये V0 से फेंकता है, ये K V0 से फेंकता है, ओके, ठीक है। एट द सेम इंस्टेंट 2 पार्टिकल थ्रो अ बॉल A and B, है ना। एट सेम इंस्टेंट 2 बॉय थ्रो बॉल A and B फ्रॉम द पोजिशन सोन विथ द स्पीड V0 and K V0 रेस्पेक्टिवली, वेयर K इज कांस्टेंट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ K द बॉल विल कोलाइड, ठीक है ना। Hence to for the condition so that the ball will collide is that the relative velocity of the particle thrown should be along the line joining the पार्टिकल। जो इनिशियल जो बॉय हैं दोनों की लाइन ज्वाइनिंग, ये जो लाइन है ना इसके अलॉन्ग होना चाहिए हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी। जब जाके ये क्या करेंगे, टकराएंगे, और रिलेटिव वेलोसिटी किसकी, पार्टिकल्स की, तब जाके टकराएंगे। मतलब ये सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी और ये सब दोनों एक दूसरे के ऊपर खड़े हुए हैं, मतलब वर्टिकल जो होगा ना रिलेटिव वेलोसिटी सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में होगी, और मतलब हॉरिजॉन्टल में वी रिलेटिव इन हॉरिजॉन्टल इज 0, है ना, फॉर कोलिजन। ये किसके लिए कंडीशन है, फॉर कोलिजन। कोलिजन होने के लिए, दोनों को टकराने के लिए कंडीशन ये है। अगर वी रिलेटिव कौन सा, हॉरिजॉन्टल वाला, कौन सा हॉरिजॉन्टल वाला, क्योंकि वर्टिकल ही हमारे पास
यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी होगा तभी तो ये कोलाइड करेंगे, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल में रिलेटिव वेलोसिटी 0, इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी इसने दी होगी दैट इज v0, ये कॉस है तो ये v0 साइन थीटा 2, और इस डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी होगी के v0 कॉस थीटा 1 वो बराबर होगी, तो के v0 कॉस थीटा 1 बराबर v0 साइन थीटा 2। तो v से v क्या हो जाएगा, v0 से v0 कैंसिल, तो k की वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन थीटा 2 अपॉन कॉस 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 साइन थीटा 2 अपॉन कॉस थीटा 1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा k की वैल्यू फॉर द कोलिजन टू अकर, ठीक है ना। साइन थीटा 2 अपॉन कॉस थीटा 1, साइन थीटा 2 अपॉन कॉस थीटा 1 ये रहा। Okay, for the system shown in the figure, the inclined plane is fixed, all the pulley are light and friction is absent everywhere, the tension in the string is, ठीक है। चलो हमने बोला ये हमारे पास ब्लॉक है, इसका एबीडी बनाता हूँ, ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन और ये नीचे जाएगा क्योंकि मैंने यहीं पे एक फोर्स लग रहा है, तो ये एक्सेलरेशन नीचे होगा, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, और नीचे की तरफ इंक्लाइंड प्लेन के लॉन्ग mg साइन थीटा लगता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ना, हमने लिखा नेट फोर्स का इक्वेशन mg साइन थीटा माइनस टी बराबर एम नेट दैट इज m इंटू ए हो गया। और बताइए जरा, हमने बोला जरा देखिए एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम बताओ जरा। एक्सेलरेशन होता है नेट पुलिंग फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग, जो कि कितना है mg साइन थीटा के जितना है, नेट पुलिंग फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग अपॉन टोटल मास, है ना, चाहे मूव कर रहा हो कि नहीं ना, सॉरी टोटल मास कितना हो जाएगा 2m, ठीक है। तो यहाँ पे 2m कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन जो आया वो g साइन थीटा अपॉन 2 आया, तो इसको मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ यहाँ पे यस। तो टेंशन आ जाएगा, वो टेंशन कितना आ जाएगा mg साइन थीटा माइनस mg साइन थीटा बाई 2, जो कि कितना आ जाएगा mg साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा हमारे पास टेंशन, है ना, mg साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा अपने पास टेंशन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट इज करेक्ट अबाउट मैक्सवेल स्ट्रिप, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट इज करेक्ट अबाउट मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। हम जानते हैं सर राम होता है मतलब RMS सबसे ज़्यादा होता है, VRMS, फिर V एवरेज होता है, फिर V मोस्ट प्रोबेबल, ये हो गया वैल्यू का ऑर्डर, ठीक है ना। तो हमारे पास देखो R यहाँ पे R ज़्यादा है, फिर A है, फिर AM है, ठीक है ना, और यहाँ पे RMA है, गलत है ये RM है, दो सही दिया यार। तो हमारे पास दोनों में से एक तो टिक करना पड़ेगा यार, ऐसे बहुत हो रहा है कि जहाँ पे दो सही ऑप्शन दे रहे हैं यार, तो एक टिक कर देते हैं, चलो इसको टिक कर देते हैं। Two masses m1 and m2 are suspended together by a massless spring of spring constant k, तो पार्टिकल दोनों को स्प्रिंग कांस्टेंट k से लटका दिया है। m1 इज रिमूव विदाउट डिस्टर्बिंग द सिस्टम, है ना, सिस्टम को बिना डिस्टर्ब किए, m2 को, ये बहुत जरूरी है, डिस्टर्ब किए बिना सिस्टम को डिस्टर्ब किए m1 को जब मैंने निकाल दिया, तो द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन विल बी, हम जानते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होता है कितना, अंडर रूट k बाई m के जितना, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ m2 होगा क्योंकि हमारे पास इसमें जब मैंने इसको निकाल दिया, जब m1 को निकाल दिया, तो हमारे पास जो सिस्टम में जो ब्लॉक होगा ना वो कौन सा होगा, सिर्फ m2 होगा। और इसने क्वेश्चन में बोला है विदाउट डिस्टर्बिंग द सिस्टम, मतलब यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो जो ओमेगा आएगा 1/k बाई m, और टाइम पीरियड जो स्प्रिंग पेंडुलम का होता है वो 2 पाई अंडर रूट m बाई k। जो पहले पढ़ते हैं तो पहले अल्फ़ाबेट में k पहले आता है ना, तो पहले पढ़ते हैं तो ओमेगा पहले पढ़ते हैं तो k भी ऊपर आएगा, ठीक है, ऐसे याद रख लेते हैं क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है यार। लाइट ऑफ एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉल ऑन अ मेटल ऑफ वर्क फंक्शन इतना, ठीक है ना। हमारे पास दे दिया है एनर्जी कितना दिया है, लाइट ऑफ एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉल ऑन अ मेटल ऑफ वर्क फंक्शन, ठीक है। एनर्जी दे दी है एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाई दे दिया है वर्क फंक्शन 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 पूछा है, तो हम जानते हैं आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या बोलता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर एनर्जी माइनस फाई, है ना। तो काइनेटिक मैक्सिमम क्या होता है, EV0 बराबर काइनेटिक एनर्जी दिया है हमारे पास एनर्जी इंसिडेंट 2E माइनस 5 1.4, तो ये कितना आएगा 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर EV0, तो ये सही कैंसिल हो गया, तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा वो 0.6 वोल्ट आएगा। द लेवल ऑफ वाटर इन अ टैंक इज 5 मीटर हाई, अ होल ऑफ एरिया, ठीक है ना। हमारे पास एक टैंक है, इस टैंक में हमारे पास पानी का जो हाइट है वो 5 मीटर ऊपर है। ये अ होल ऑफ एरिया दे दिया, होल जिसका एरिया दे दिया है हमारे पास 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, इन द बॉटम ऑफ द टैंक। द रेट ऑफ लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम द होल इज, यहाँ भी हो सकता है ये, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है ना।
तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। रेट ऑफ लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम द होल इज, ठीक है ना। तो हमारे पास रेट ऑफ लीकेज ऑफ वाटर मतलब है ना वाटर फ्लक्स, जो कि ए इंटू वी होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, और वेलोसिटी क्या लिखेंगे अंडर 2GH इंटू ए, है ना। ये होता है रेट ऑफ लीकेज, जिसको बोलता हूँ वॉल्यूम फ्लक्स या फिर रेट ऑफ लीकेज, ठीक है ना। ये हमसे पूछा है, तो अंडर 2 इंटू जी 10 हो जाएगा, एच हो जाएगा 5 इंटू एरिया ना, ठीक है ना, 10 इंटू 10 टू द पावर -4, तो ये हो जाएगा 5 टू जा 10, 10/10 ये हो जाएगा 10 इंटू ये हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -4, मतलब 10 टू द पावर -2 आ जाएगा हमारे पास, 10 टू द पावर -2 आ जाएगा ऐसा यूनिट्स में, ठीक है। अब प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एंगल, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एंगल मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म दे दिया है 60 डिग्री, ओके। व्हेन प्लेस्ड इन अ पोजीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन इट प्रोड्यूस अ डिविएशन ऑफ 30 डिग्री, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। मिनिमम डेविएशन कंसीडर दिया है, अगर है ना मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में R1 बराबर R2 बराबर R हो जाता है, और हमारे पास जो A होगा ना वो कितना हो जाएगा 2R के बराबर, ठीक है ना। तो हमारे पास डेविएशन बोला है 30, दैट इज ना I और E जो होते हैं ना इंसिडेंट, I प्लस E तो हमारे पास जो होगा ना वो दोनों बराबर हो जाएंगे I और E, तो 30 बराबर 2I माइनस A 60, और हमारे पास उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 90 बराबर 2I, तो I बराबर हो जाएगा 90/2 दैट इज 45 डिग्री हो जाएगा इंसिडेंट एंगल, ओके। अ सॉलिड स्फीयर एंड अ हॉलो स्फीयर ऑफ द सेम मास एंड रेडियस आर गिवन अ स्पिन अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास एंड देन दे आर प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, उनको स्पिन कर दिया और उनको रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस में रख दिया। द स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज सेम फॉर बोथ, ठीक है ना। हमारे पास एक सॉलिड दिया है और एक हॉलो स्फीयर दिया है, एक सॉलिड स्फीयर दिया है और एक हॉलो स्फीयर दिया है, जिनका मास दे दिया है सेम, रेडियस दे दिया है सेम, ठीक है। दोनों को स्पिन दे दिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास एंड दे आर प्लेस्ड ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। The spin angular velocity is the same for both the sphere and it is equal to omega naught, दोनों के लिए जो स्पिन एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम है, दैट इज ओमेगा नॉट के बराबर, किसके बराबर ओमेगा नॉट के बराबर। वंस द प्योर रोलिंग स्टार्ट लेट V1 एंड V2 बी द लीनियर स्पीड ऑफ द ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो हम लोग कोई बात नहीं, चलो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हैं। हमने बोला जिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना पहले था, है ना, पहले ओमेगा नॉट दे के छोड़ दिया, बाद में कुछ ओमेगा हो गया होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो प्योर रोलिंग हो रही थी, यहाँ पे रफ आ गया तो रफ सरफेस से फ्रिक्शन आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रो रोलिंग करते V मतलब ओमेगा आर, प्योर रोलिंग के समय V बराबर ओमेगा आर, ठीक है ना। तो इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट के अगर मैं क्या करूँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करूँ, तो पहले कितना था I ओमेगा नॉट था, बाद में कितना हो जाएगा I ओमेगा प्लस MVR, ठीक है ना। और ओमेगा बराबर क्या लिख सकता हूँ V/R, प्योर रोलिंग हो रही है बाद में, और ये हो जाएगा MVR और ये जाएगा I ओमेगा नॉट, ठीक है ना। तो अब हम थोड़ा यहाँ पे V और है ना V और I में रिलेशन निकालते हैं, V और I में रिलेशन निकालते हैं हम, V और I में रिलेशन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा। अगर मैंने बोला देखो सर यहाँ पे V कॉमन ले लो, तो I/R प्लस MR इंटू V बराबर I ओमेगा नॉट, तो V बराबर कितना आ जाएगा I ओमेगा नॉट अपॉन I/R प्लस MR। तो हमको देखो I को एक साइड रखना है, तो I को एक साइड लाते हैं, ओके, I को एक साइड लाते हैं हम। तो यहाँ पे अगर मैंने I को नीचे ले गया तो कितना आया, हमने I को अगर नीचे ले लिया तो V बराबर ये आ जाएगा ओमेगा नॉट अपॉन I और कैंसल, तो 1/R प्लस MR/I ये आ जाएगा। तो अगर मेरा I ज़्यादा है तो ये वैल्यू कम है, और ये वैल्यू कम है तो ये वैल्यू ज़्यादा है, मतलब I इज़ प्रोपोर्शनल टू V, जिसका I ज़्यादा उसका V ज़्यादा। हमने बोला एक सॉलिड स्फीयर है, एक हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी पहले तो सॉलिड स्फीयर बोला है, पहले तो सॉलिड स्फीयर बोला है और बाद में हॉलो स्फीयर बोला है। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कितना 2/5 दैट इज 0.4, और इसका होता है 2/3 दैट इज 0.66। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, मतलब V2 हो जाएगा ज़्यादा होगा V1 से, V2 जो होगा वो ज़्यादा होगा V1 से, ठीक है। इफ वी ऐड इम्प्योरिटी टू अ मेटल दोज एटम ऑल्सो डिफ्लेक्ट
इलेक्ट्रॉन देयरफॉर, ठीक है ना। हम इम्प्योरिटी कहाँ डाल रहे हैं, मेटल में डाल रहे हैं, सेमीकंडक्टर में नहीं डाल रहे हैं, गलती हो जाती है लोगों से। मेटल में डाल रहे हैं इम्प्योरिटी। अगर मेटल को इम्प्योर करेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी, थर्मल रेसिस्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगी ना, थर्मल कंडक्टिविटी कम हो जाएगी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी दोनों कम हो जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, सेमीकंडक्टर उल्टा होता है, सेमीकंडक्टर उल्टा होता है, ठीक है ना, उसको दिमाग में वो रहता है इसलिए गलत रहता है, कोई नहीं होना चाहिए। ओके, टू वेसल सेपरेटली कंटेन टू आइडियल गैस ए एंड बी। दो वेसल हैं जो कि कंटेन कर रहे हैं, यार ये तो आसान सा है, ए एंड बी, दो वेसल कंटेन कर रहे हैं आइडियल गैस ए एंड बी एंड सेम टेम्परेचर टी एंड टी। द प्रेशर ऑफ ए इज 2 times the pressure of B, pressure of A being 2 times the pressure of B. Under such condition, the density of A is found to be 1.5 times density of B. The ratio of molecular weight of A upon B. तो Ma upon Mb बताओ, Ma upon Mb बताओ जरा क्या होगा। Ma upon Mb तो हम जानते हैं सर वही आइडियल गैस इक्वेशन, Pv बराबर nRT। तो हमने बोला जब डेंसिटी लिखो तो हमने बोला P बराबर, मोल्स को लिख सकता हूँ मास अपॉन मोलिकुलर वेट वॉल्यूम इनटू RT। मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है, तो यहाँ पे जो मोलिकुलर वेट होगा वो डेंसिटी अपॉन प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगा। मोलिकुलर वेट इज़ प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी अपॉन प्रेशर, ठीक है। तो यही लिखते हैं मोलिकुलर वेट A अपॉन मोलिकुलर वेट B इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ A अपॉन pressure of A into density of B into pressure of B। तो हमको बोला है कि द प्रेशर ऑफ A is 2 times of B। तो प्रेशर जो है ना A का वो 2 PV है और ये PV। और बताओ डेंसिटी के बारे में है ना, डेंसिटी ऑफ A is 1.5 times ऑफ डेंसिटी ऑफ B, 1.5 रो B, ये रो बी, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है ना। इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये हो गया, तो हमारे पास ये आ गया कितना 3/4। Ma अपॉन Mb इज 3/4। विच द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज़ नाइदर डायमेंशन नॉट यूनिट। यार फ्रिक्शन के पास ना जो डायमेंशन होता है ना ही तो यूनिट होती है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के पास तो होती है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के पास ना तो डायमेंशन होता है ना ही तो यूनिट होती है। रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज इन द कंसेक्यूटिव मैक्सिमा इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है। डिफ्रैक्शन पैटर्न में हमारे पास इंटेंसिटी जो होता है ना उसको मैं डिफाइन करता हूँ I0 इंटू साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा का होल स्क्वायर। जो अल्फ़ा होता है ना वो थीटा के आसपास ही होता है, थीटा के आसपास ही होता है ना। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट मतलब डिफ्रैक्शन की बात करें, YDSC में तो I0 अलग होता है, I0 का फॉर्मूला हमको अलग होता है ना, कॉस होता है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस नहीं है, यहाँ पे कॉस नहीं, फॉर्मूला उसका अलग ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफ्रैक्शन के लिए इंटेंसिटी, डिफ्रैक्शन के लिए है ना, डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इसमें जो आता है ना, ठीक है, और हमको चाहिए I मैक्सिमम चाहिए। तो देखो हमने बोला साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब जो अल्फा होगा वो 0 होगा या फिर π/2 होगा, है ना, या फिर 0 में नहीं, π/2 होगा। अगर वो π/2 होता है या फिर 0 पे तो नहीं होगा, या फिर 3π/2 होता है या फिर 5π/2 होता है। तो हमने बोला इंटेंसिटी का रेशियो लिख लो। तो यहाँ पे I0 में सब में I0 होगा तो sin 91 हो जाएगा। 1/π/2 का होल स्क्वायर इज 2, है ना। 1/3π/2 का होल स्क्वायर इज 2, है ना। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है 4/π²। ओके 4/π², ओके 4/π² इज 2 ना, पहले तो 0 है क्या। ओके 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 ठीक है। दूसरे में क्या आ जाएगा, दूसरे में 4/9π² इज 2, 4/9π²। 0 तो हो नहीं सकता ना यार, 0 तो नहीं सकता, तो यही वाला कंडीशन हटा दो। पहला 1:I0 होगा, पहले तो I0 होगा, फिर 4 तो ये वाला हटाते हैं, यहाँ चालू करते हैं, यहाँ चालू करते हैं, ठीक है ना। तो ये होगा 4/9π², फिर ये हो जाएगा 5π नीचे में उसका स्क्वायर अपॉन 2, मतलब 4/25π², ये रहा, ठीक है ना। ये आएगा इंटेंसिटी का रेशियो, ठीक है। 4/9π², 4/25π², उससे ऑड में चलता जाएगा। फिर 25 के बाद 36,
नहीं 49 आएगा, ठीक है ना, 4/39 पाई स्क्वायर। ओके, 2 यूनिफॉर्म वायर ऑफ सेम मटेरियल आर वाइब्रेटिंग अंडर द सेम टेंशन, ठीक है ना, सेम मटेरियल दिया, डेंसिटी सेम दी है दो मटेरियल की, टेंशन भी दोनों का सेम दिया है। इफ़ द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द फर्स्ट वायर इज इक्वल टू द सेकेंड ओवरटोन, जो हमारे पास फर्स्ट ओवरटोन है मतलब सेकेंड हार्मोनिक V/2L1 इज इक्वल टू द सेकेंड ओवरटोन मतलब थर्ड हार्मोनिक ऑफ द सेकेंड वायर 2L2 and the radius of the first wire is twice the radius of the second wire. Radius of the first wire and the radius of the first wire is twice the radius of the second wire। अगर ये हमारे पास 2R है, क्योंकि 2R बोला है, ये हमारे पास R, क्योंकि फर्स्ट वायर की जो रेडियस है वो क्या है, ठीक है ना, द सेकेंड वायर, ठीक है, द रेडियस ऑफ द फर्स्ट वायर इज ट्वाइस, ये हमारे पास रेडियस जो है ना फर्स्ट वायर की 2 गुनी है सेकेंड वायर की रेडियस की, ठीक है। वायर देन द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर टू द सेकेंड, ठीक है ना, हमको पूछा क्या है, देन द रेशियो, ओके, देन द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर टू द सेकेंड वायर, L1/L2 की वैल्यू जरा बताइए। L1/L2 की वैल्यू हमको क्या करना है, बतानी है, L1/L2 क्या करनी है, बतानी है हमको। ओके, ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा, हमने बोला टेंशन वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी बराबर √T/μ मतलब मास पर यूनिट लेंथ, तो टेंशन बाई मास पर यूनिट लेंथ। ओके, और हमने क्या लिख सकते हैं, मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू टेंशन इंटू लेंथ, तो ये हमारे पास T इंटू लेंथ अपॉन डेंसिटी होता है मास। ओके, अब वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिख सकता हूँ, तो हो गया, ठीक है, तो डेंसिटी सेम दिया, टेंशन सेम दिया है, मतलब जो V है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A है, सॉरी √A। तो यहाँ से हमने बोला A मतलब R², तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। V किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, R के। V किससे इनवर्स प्रोपोर्शनल आएगा, R के। VR के कैसा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। VR के कैसा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। VR के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। तो अब लिखते हैं सर, हमने बोला यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल, तो VR के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब यहाँ पे अगर V1 है, यहाँ पे V2 है, तो V1/V2, ये ऊपर जाएगा 2, ये 3 बराबर L1/L2, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2/3, ये V1 मतलब यहाँ पे R1 जो कि 2R है, ऊपर में जाएंगे तो R2 जो कि R है, तो यहाँ पे ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो हो गया L1/L2 की वैल्यू कितनी आई, 1/3 के जितनी आई, तो 1/3 आ जाएगा L1/L2। ओके, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस इफ द वर्क फंक्शन इफ द वर्क इज डन अपॉन द सिस्टम बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। अगर सिस्टम पे वर्क कर रहा है कौन, कंजर्वेटिव फोर्स, इफ द वर्क डन on the system by the conservative force then the potential energy of the system will increase, ठीक है ना, upon the system by the conservative force। A particle A has a charge Q and a particle B has a charge 4Q। एक पार्टिकल A है, एक पार्टिकल B है, इसके पास चार्ज कितना है, Q है, इसके पास चार्ज कितना है, 4Q है, ठीक है ना। ईच हैविंग द मास M, दोनों का मास कितना दिया है, इसका भी मास M है, इसका भी मास M है। When they are allowed to fall from rest through the same potential difference, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। द रेशियो ऑफ देयर स्पीड विल बी, ठीक है ना, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इसको फॉल करवा रहा हूँ मतलब हाइट भी सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं इसको फॉल करवा रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो देखो हमारे पास जो हमारे पास स्पीड बोला है, तो एच सेम है, एच बराबर, हाँ सॉरी एच बराबर हम छोड़ो, एच बराबर छोड़ो, हमको स्पीड बोला है ना, स्पीड बराबर क्या होगा, √2 इंटू जी तो नहीं होगा, √2AH होगा, और ए हो जाता है एक्सेलरेशन, दैट इज QE/m, और ई जो होगा यहाँ पे QE फोर्स है, और यहाँ पे बाई MM तो सेम है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूँ सर, V बराबर ED होता है, तो E बराबर V/D है ना, तो V भी सेम है, D भी सेम है, तो E भी सेम होगा, तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू Q, ये भी सेम है, तो V 1/V2 बराबर √Q1/Q2, दैट इज √4Q बाई, सॉरी √1/4Q नहीं, √1/Q/4Q, Q/4Q, दैट इज 1/2। V1/V2 कितना आया, 1/2 के जितना आया। हैमर ऑफ मास M स्टिक अ नेल ऑफ मास स्मॉल m विथ वेलोसिटी 20, ठीक है, हमारे पास एक हैमर था, एक हथौड़ा, हल्का हथौड़ा ले लिया, और एक कील ले लिया, है ना, एक कील ले लिया, इसका मास दे दिया हमारे पास कैपिटल M, इसको मैंने M1 ले लिया, इसको M2 ले लिया,
क्वेश्चन तो कैपिटल एम बोला है यार, लेकिन हमने क्या है कि थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम, इसलिए M1 M2 ले लेते हैं, ठीक है ना। विथ वेलोसिटी लिया आपने, इसको वेलोसिटी कितने दी, इसको 20 मीटर पर सेकेंड से जब ये टकराता है तो एक दीवार है अपने पास, एक दीवार है यहाँ पे, ये कितना चला जाता है, यहाँ पे जब टकराएगा दोनों चिपक जाएंगे, फिर दीवार में 1 सेंटीमीटर तक घुस जाता है। ओके, ऐसा बोला है क्वेश्चन ने। द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ द वॉल टू द पेनिट्रेशन ऑफ द नील, एवरेज रेजिस्टेंस का यहाँ पे मतलब है वो फ्रिक्शन पूछना चाहता है हमसे, है ना, फ्रिक्शन पूछना चाहता है कितना लगेगा एवरेज वाला फ्रिक्शन, ठीक है। तो हमने बोला जो यहाँ पे जो इसके बाद यहाँ पे जो जस्ट इस सिस्टम की काउंटिंग एनर्जी जो आएगी ना वो यहाँ पे 0 हो जाएगी, पूरी जो होगी ना वो फ्रिक्शन की तरह वर्क करने में चली जाएगी, ठीक है ना। तो हाफ m, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आएगी चलो लिख लेते हैं, ठीक है ना। वेलोसिटी जो कंबाइंड सिस्टम की आएगी वो कितनी आएगी, है ना, मोमेंटम कंजर्व करके 20m1 बराबर, है ना, 20m1 बराबर m1 प्लस m2 इंटू वी, जिस वेलोसिटी से टकराएगा तो 20m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू वी, ये हमारे पास कंबाइंड पार्टिकल का वेलोसिटी आ गया, जो कि हाफ m1 m का आ जाएगा पूरा कंबाइंड, m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 20 का स्क्वायर, है ना, 20 का स्क्वायर इंटू m1 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, तो एक स्क्वायर है ना, तो यहाँ से एक वाला पूरा कैंसल, इजिकल टू फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट इट इज 10 टू पावर -2 मीटर, विद डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर देते मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 400 m1 का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 2, है ना, और ये हो जाएगा m1 प्लस m2, और वो 10 टू द पावर -2 था वो नीचे आया, नीचे के ऊपर चला गया, 10 टू द पावर 2 हो गया, दैट इज इक्वल टू फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 200 जा और ये 2 0 आएगा, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 4 m1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, ये आएगा अपने पास फ्रिक्शन, और m1 की जगह इसने क्या लिया है, मास ऑफ द हथौड़ा कैपिटल M का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 4, ये रहा। ओके, कंसिडर द अर्थ एज अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास m, बिल्कुल अर्थ को एक यूनिफॉर्म स्फीयर मान लेता हूँ मास m का, एंड रेडियस r, इसका रेडियस r है, इसका मास m है, रेडियस r एंड मास m। Imagine a straight smooth tunnel made through the earth which connect any 2 point। सपोज ये 2 पॉइंट मैंने कनेक्ट कर दिए, ठीक है ना, ये सपोज 2 पॉइंट, हमको थोड़ी ना बोला कि पोल से पास कर रहा है, पोल से पास कर नहीं बोला तो कहीं भी मान सकते हो, उसका भी वही आंसर आएगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ से मान लेते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। डिटरमाइन द टाइम एट विच द पार्टिकल वुड टेक टू गो फ्रॉम 1 into n, यहाँ से यहाँ जाने में जो समय लगा, यहाँ से वहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ तक दूरी जो तय करने में जो समय लगा वही दूरी हमको निकालनी है, सॉरी वही समय हमको निकालना है। तो सपोज़ कोई इंस्टेंट है, सपोज़ कोई इंस्टेंट पे ये पार्टिकल यहाँ है, तो यहाँ से उसकी दूरी जो होगी वो कितनी होगी, स्मॉलर, मैंने मान लिया, मान लो, आपको ये बोला मान लो, तो ये हो गया थीटा, और यहाँ से ये डिस्टेंस सपोज मान लो सेंटर से, क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस एक्सिस है ना उससे एक्स आ गया, ठीक है ना। तो हमको पूछा है कि देखो यहाँ पे अगर हमको टाइम निकालना है तो हम जानते हैं सर फोर्स जो होगा, है ना, अंदर में कितना होता है -G_m_r/r³, सॉलिड स्फीयर है अर्थ, तो ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, इसको देखो ये फोर्स इस डायरेक्शन लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा ये F, लेकिन हमको कौन सा चाहिए, नीचे वाला, क्योंकि नीचे में जाने वाला जो फोर्स होगा उसी रिस्पॉन्सिबल को मैं वाई बोल देता हूँ, जो कि नेगेटिव होगा। Fy जो होगा वो कितना, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास Fy कितना हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा यहाँ पे बनाता हूँ, तो Fy ये थीटा है ना, तो ये हमारे पास Fy जो होगा ये F है ना, तो Fy जो होगा ये कॉस हो गया, ये वाला कॉस हो जाएगा, और ये वाला F साइन थीटा, यही हमारे पास Fx सॉरी Fy हो जाएगा, और यही इसको नीचे ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। तो हमारे पास F आ जाएगा F साइन थीटा, और है ना F की वैल्यू लिखता हूँ मैं यहाँ पे, F की वैल्यू जो ऊपर में लिखी है उसको लिख देता हूँ, -G_M r/r³ इंटू साइन थीटा, साइन थीटा परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, x/r, ठीक है। तो ये r से एक r कैंसिल हो गया, तो हमने बोला एक्सेलरेशन y में निकाल लो जरा, वो कितना आ जाएगा, मास डिवाइड कर दूंगा पूरे को, तो मास से जब डिवाइड करूँगा तो Gm x/r³ एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव साइन तो हमारे पास एट्रैक्टिव नेचर को बताया, तो हटाओ, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो मैग्नीट्यूड के लिए इसकी वैल्यू मैं
साइन में हटा देता हूँ, ठीक है, साइन को हटा देता हूँ क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। कोई बात नहीं, मैग्नीट्यूड के छोड़ो। एक चीज़ इससे प्रूफ हो सकता है हमारे पास, एक चीज़ इससे प्रूफ हो सकता है, एक चीज़ प्रूफ हो सकता है कि हम बात करेंगे, ठीक है, सही नेगेटिव साइन तो रख देते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव साइन हमको ये बता, देखो एक्सेलरेशन अगर -x के प्रोपोर्शनल है, मतलब जो पार्टिकल है वो SHM परफॉर्म कर रहा है, ये जो पार्टिकल है वो SHM परफॉर्म कर रहा है टनल के अलॉन्ग, ठीक है ना। तो ये SHM परफॉर्म कर रहा है, तो SHM में हमारे पास जो टाइम पीरियड होगा, SHM के दौरान जो टाइम पीरियड होगा, ठीक है ना, SHM के दौरान जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, SHM के दौरान जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, यही हमको चाहिए था। हम टाइम पीरियड जानते हैं सर कितना होता है टाइम पीरियड हम जानते हैं, टाइम पीरियड बराबर सिंपल पेंडुलम 2π√L/g। तो आप सोचोगे सिंपल पेंडुलम क्या लगाया, देखो हम इस यहाँ से कोरिलेट करेंगे ना, लगा सही है, L को मैं x लिख सकता हूँ, g को मैं a लिख सकता हूँ। एक्सेलरेशन की बात होगी, टाइम पीरियड बराबर 2π/√, यहाँ पे x हो जाएगा, डिस्टेंस जो हो गए हमारे पास x है, ठीक है ना, अपॉन x क्या हो गया अभी, x क्या हो गया हमारे पास, x हो जाएगा डिस्टेंस, और अपन एक्सेलरेशन लिखे हैं यहाँ पे नीचे में gm, इसका मैग्नीट्यूड gmx/r³, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया। तो ये टाइम पीरियड आई ना, वो यहाँ पे टनल को जो टाइम पीरियड आई वो कैसी आई आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। हमको क्वेश्चन में जो पूछा रहा, हमारे पास जो टाइम पीरियड आया वो क्या आया है, इसमें क्या है कि हमारे पास जो टाइम पीरियड है ना, वो टनल में यहाँ से यहाँ जाने में एक चक्कर, यहाँ पे फिर वापस जाने में टाइम पीरियड लगता है t। तो हमको क्वेश्चन ने बोला यहाँ से यहाँ तक कितना लगेगा, t/2 लगेगा यार, सिंपल सी बात है। इसका आधा कर देंगे, तो टाइम पीरियड जो आएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो t बराबर π√r³/gm, ये आ जाएगा टाइम पीरियड, होल को इधर से उधर जाने में, तो π√r³/gm। अब बार मैग्नेट है, मैग्नेटिक मूवमेंट दे दिया हमारे पास कितना, 10⁻10 दिया, बस 10 मीटर एम्पियर स्क्वायर, इसका यूनिट भी इंपॉर्टेंट है ना, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है इसका यूनिट, ठीक है ना। इफ इट्स मैग्नेटिक लेंथ है ना, मैग्नेटिक लेंथ दे दिया 5 सेंटीमीटर, देन द पोल स्ट्रेंथ, हम जानते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ जो हो जाएगा वो मैग्नेटिक मूवमेंट, ये छोटा एम होता है, कैपिटल एम होता है, तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन लेंथ L, ये हो जाएगा हमारे पास 10 अपॉन लेंथ SI यूनिट 10⁻², ये हो जाएगा 200। A potentiometer experiment, the null point is obtained at a particular point for a cell on the potentiometer wire x centimeter long, ठीक है ना, बिल्कुल। If the length of the potentiometer wire is increased without changing the cell, the balancing length will be, ठीक है ना। तो हमने बोला लेंथ को बढ़ा दिया, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है ना kV/L, ये तो चेंज नहीं होगा, लेंथ बढ़ा दिया तो हमारे पास जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो कम हो जाएगा, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है तो कम हो जाएगा इनटू x, जो डिस्टेंस हम लिखते थे है ना, जो बैलेंस लेंथ जो होता था ना x, ये तो कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि हमने सेल को क्या रखा है, सेल को कांस्टेंट, सेल को अनचेंज रखा है, सेल क्या है अनचेंज है, इसीलिए। तो अगर ये वैल्यू क्या हो गया कम, तो जो बैलेंस लेंथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बैलेंस लेंथ विल इंक्रीज, ठीक है ना, देन बैलेंसिंग लेंथ विल बी इंक्रीज, ठीक है, ओके। अ यूनिफॉर्मली बाउंड सोलेनॉइड कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L की वैल्यू हमको दे दी है 1.8 × 10⁻⁻4 हेनरी, एंड रेजिस्टेंस दे दिया है 6 ओम, इज ब्रोकन अप इनटू 2 आइडेंटिकल कॉइल। इसको 2 आइडेंटिकल कॉइल में, यार ये तो अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा भी है, इसको थोड़ा दिमाग में होना भी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। जब इसको तोड़ देते हैं 2 इक्वल पार्ट में है ना, यहाँ पे एक ऐसा होता है, देखो रेसिस्टेंस का उल्टा है ना, रेसिस्टेंस जैसा होता है क्या, बिल्कुल रेसिस्टेंस जैसा होता है, तोड़ दिया फिर जोड़ दिया, तोड़ दिया फिर जोड़ दिया, तोड़ दिया फिर जोड़ दिया, मतलब वही किया है ना, पैरेलल में जोड़ दिया, मतलब ठीक है ना, कुछ नहीं होता, चेंज नहीं होता। तो कोई बात नहीं, चलो देख लेते हैं। हमने बोला है ना, दिस आइडेंटिकल कॉइल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अब इसको क्या कर दिया, दोनों को तोड़ के दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, एंड कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, ठीक है, एंड नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस टाइम कांस्टेंट, टाउ बराबर क्या होता है L/R, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है ना, ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर तोड़ने के बाद उसको पैरेलल में जोड़ते हैं है ना, ये थोड़ा दिमाग में होना चाहिए। हमारे पास अगर एक इंडक्टर है उसको तोड़ने के बाद पैरेलल में जोड़ते हैं तो जो हेनरी होती है ना, जो इंडक्टेंस होता है वो चेंज नहीं होता। अगर एक इंडक्टर को हम तोड़ के पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो जोड़ने कोई है ना, तोड़ने जोड़ने कोई अर्थ नहीं निकला, मतलब वही हो जाएगा जो पहले था, ठीक है ना। तो अगर एक इंडक्टर को जोड़ के अगर पैरेलल तोड़ के अगर एक इंडक्टर को है ना आइडेंटिकल पार्ट में तोड़ रहे हैं और उसको पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो जो इंडक्टेंस आता है वो सेम आता है। कैलकुलेट भी कर सकते हो ना, ठीक है ना, वो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट दिमाग होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे पास जो टाउ होगा वो L आ जाएगा, पहले की जितना ही होगा, क्योंकि चेंज नहीं होगा, 10⁻⁻4 अपॉन R
6, तो ये नीचे में आ जाएगा 10 लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻5, दैट इज 0.3 × 10⁻⁻4, 0.3 × 10⁻⁻4 आ जाएगा टाइम कांस्टेंट। ओके, 2 आइडेंटिकल मेटल स्फीयर आर गिवन पॉजिटिव चार्ज Q1 एंड Q2 रेस्पेक्टिवली। 2 आइडेंटिकल मेटल प्लेट है हमारे पास, 2 आइडेंटिकल मेटल प्लेट हैं, दोनों को चार्ज दे दिया Q1 एंड Q2, ठीक है ना। आर पॉजिटिव चार्ज गिवन है, पॉजिटिव चार्ज Q1 एंड Q2 है ना, दूर दूर रखे हुए, बहुत दूर दूर, तब Q1 एंड Q2 चार्ज दिया था, ठीक है ना। इफ़ दे आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, ठीक है ना, टू फॉर्म अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब पास पास लाएंगे तो चार्ज का क्या हो जाएगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो सरफेस के बाहर सरफेस में जो चार्ज होगा वो कितना होगा, Q1 + Q2/2, और इधर कितना होगा, Q1 + Q2/2 आउटर साइड में, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या होगा, चार्ज पहले इसके पास Q1 था, तो यहाँ पे जो चार्ज होगा ना, इन साइड पे जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, Q1 - Q1 + Q2/2, दैट इज 2Q1 - Q1 + Q2/2। सॉरी, बाहर में पॉजिटिव है तो अंदर में क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, Q2 + Q1/2 -1, ठीक है ना, Q2 + Q1/2 -1, Q2 + Q1/2। यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो कितना आ जाएगा, Q1 + Q2/2 - Q1, जो कि कितना आ जाएगा, Q1 + Q2 - 2Q1/2, दैट इज Q2 - Q1/2। इसकी इन साइड में चार्ज आ जाएगा Q2 - Q1/2। अगर इधर प्लस आ रहा है तो उधर माइनस आएगा, सेम मैग्नीट्यूड का, है ना। तो उधर कितना आ जाएगा, ठीक है ना, उधर कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा ना। तो यहाँ पे Q1, तो यहाँ पे Q1 + Q2/2 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे प्लस वाला आ रहा है तो यहाँ पे माइनस नहीं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे Q1 - Q2/2 आ जाएगा, यहाँ पे Q1 - Q2 आएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, तो हो गया। अब बताओ, जरा बताओ क्या बोला है, द पैरेलल पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल बोला है, तो Q = CV, तो V = Q/C, Q लिखोगे, Q1 किसी का भी एक ले लो, Q1 - Q2/2C, Q1 - Q2/2C, है ना, या फिर Q2 - Q1, वही होगा आंसर, ठीक है ना। तो वेट ऑफ द बॉडी एट द अर्थ सरफेस इज W, सरफेस पे W है, एट डेप्थ हाफ-वे टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, है ना। वेट बोले तो mg सरफेस पे दिया है, कि यहाँ पे दिया है, सरफेस पे दिया है, ठीक है ना। अब बोला है एट द डेप्थ हाफ-वे टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, यहाँ पे g' की वैल्यू कितनी होगी, g × 1 - d/r, और यहाँ पे हर जगह लगता है छोटा डिस्टेंस हो कि बड़ा डिस्टेंस हो, ठीक है ना। तो g × 1 - हाफ ऑफ रेडियस बोले तो g/2 × r, ये हो जाएगा आधा, तो g/2 हो जाएगा, तो मतलब वेट हो जाएगा आधा, है ना, वेट भी हो जाएगा आधा, जी भी हो जाएगा आधा। A metal rod of Young modulus W and coefficient of linear expansion alpha is held at its 2 end, ठीक है ना। हमारे पास एक क्या है, रॉड है, इधर से भी इसको दीवार से चिपका दिया, इधर से भी दीवार से चिपका दिया, यंग मॉडुलस Y and linear expansion coefficient alpha and linear, okay, in such that length remain constant for on changing the temperature चेंज करने पे लेंथ कांस्टेंट रह रहा है, मतलब यहाँ से दबाव डाल रहे हैं तो कुछ स्ट्रेस पड़ेगा कि हम लेंथ को वहीं रखना चाहते हैं, इसलिए इफ़ इट्स टेम्परेचर इज रेस्ड बाय T, डेल्टा T हमको दे दिया है T डिग्री सेल्सियस, है ना। तो देन थर्मल स्ट्रेस विल बी, ठीक है, तो हम जानेंगे जो डेल्टा L होता है वो होता है फ्लाई, हवा में कैसे उड़ते हैं, फ्लाई, डेल्टा L = FL/AY, ठीक है। और डेल्टा L हम जानते हैं सर, अल्फ़ा L0, है ना, अल्फ़ा क्या L इनिशियल लेंथ, ठीक है ना, इनिशियल लेंथ लिखो। तो हमने बोला इसको L माना है, क्या इसको स्मॉल n मान लो यार, स्मॉल L अल्फ़ा डेल्टा T, अब दोनों तरफ को हम इक्वेट करेंगे, ठीक है ना। तो FL/AY = L अल्फ़ा डेल्टा T, L से L घर चले गए। हमको क्या पूछा है, स्ट्रेस पूछा है, क्या स्ट्रेस जो होता है फोर्स बाय एरिया होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया, ठीक है ना। तो फोर्स बाय एरिया की वैल्यू कितनी आएगी, फोर्स बाय एरिया की वैल्यू आएगी अल्फ़ा T × Y, है ना, अल्फ़ा T × Y आ रही है, अल्फ़ा T × Y, ये आ गया अपना वैल्यू, कितना आ गया अपना वैल्यू, इतना आ गया अपना वैल्यू।
The thermodynamical system undergoes cyclic process ABCDA as shown in the figure. The work done by the system. ठीक है, तो जो ऊपर वाले हाफ में है ना, ऊपर वाले हाफ में क्लॉकवाइज करंट है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है कि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज है। देखो वर्क होता है ना क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज घूमने से वर्क होता है पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज घूमने से वर्क होता है नेगेटिव। एक हमारे पास क्या है क्लॉकवाइज है और एक हमारे पास क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, तो एक में पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें नेगेटिव हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो वर्क डन जो नेट आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि ये पाथ फंक्शन है ना, स्टेट फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये बोल रहा है चार्ज पार्टिकल क्यू एंटर अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एंड इट इज डिफ्लेक्टेड, है ना, इफ इज डिफ्लेक्टेड by distance d after traveling a horizontal distance a, the magnitude of the movement of the particle is, थोड़ा ठीक है लेंदी, थोड़ा बाद में कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, जो लेंदी इसको लास्ट में कर लेते हैं यार, जो क्लिक नहीं करे पहली बार में लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। एयर एरोप्लेन है ना, एरोप्लेन डाइविंग एट एन एंगल, एक एरोप्लेन है जो डाइव कर रहा है यार, पानी में डाइव मारते हैं उसे गोता लगा रहा है, ओके, एट एन एंगल ऑफ 53 विद द वर्टिकल, 53 किसके साथ है, वर्टिकल के साथ है, ओके। रिलीज अ प्रोजेक्टाइल है ना, ये एल्टीट्यूड कितना दिया है 730 मीटर में है, ये प्रोजेक्टाइल को रिलीज कर रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो इस एरोप्लेन की है। और टाइम कितना ले रहा है 5 सेकेंड टू रीच द, है ना, ग्राउंड, ठीक है ना, बिल्कुल। द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट, जो स्पीड होगा वो बताओ जरा, ठीक है। तो हम बोले सर जरा टाइम बताओ जरा, सेकेंड इक्वेशन में मोशन लगाता हूँ नीचे की तरफ, इसका देखो ये जो नीचे वाली जो वेलोसिटी है ना v cos 53, यही रिस्पॉन्सिबल होगा इसको नीचे ले जाने में, ठीक है ना, यही इसको नीचे ले जाने में रिस्पॉन्सिबल होगा। जो डिस्टेंस है वो -320 है ना, साइन कन्वेंशन का बहुत ध्यान रखना है। तो सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूँ, -370 बराबर -v cos थीटा 53 मार डालेंगे इंटू टी, डिस्टेंस 5, टाइम है ठीक, -12 g t स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, सब में माइनस से माइनस हटा दो तो हमको v निकालना है, तो 730 -12 10 इंटू 25 दैट इज़ ये 5 आएगा, 5 5 125, तो 730 -125 अपॉन 5 इंटू कॉस ये भी है, कॉस कितना होगा cos 53 कितना होता है 3/cos 53, cos 53 कितना होता है 3/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना आया 730 माइनस 125, तो ये हो जाएगा 600 और 605/3 ये आ जाएगा 201 के आसपास, 201 या 202 है ना, बिल्कुल। तो ये आ गया हमारे पास कितना, ये 201 क्या है भाई मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी है किसकी, एयरप्लेन की। A man of mass 60 kg climb down with an is using an elevator, एक मास है 10 kg का कि 60 kg का मैन है, ये रहो तुम 60 kg का हमारे पास है, क्लाइम डाउन यूजिंग एन एलिवेटर, नीचे जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। दिस एक्सेलरेशन इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेंडेड अपेरेंट वेट, जो नीचे जाने से अपेरेंट होता है g माइनस ए, वेट बराबर m इंटू जी माइनस ए, नीचे जाने से, ठीक है ना, सूडो फोर्स लगा के ये आता है आंसर, ठीक है। तो g मास हो जाएगा 60 इंटू जी 10 माइनस 4, ये हो जाएगा कितना 60 इंटू 6 दैट इज 360 न्यूटन, और 360 ये हमारे पास वेट अपेरेंट हो जाएगा। FPP, FNN and FNP are the nuclear forces between proton, neutron and neutron proton respectively, then relation between them, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स जो होता है कभी भी चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, मास पर डिपेंड नहीं करता, सब हमेशा सबके लिए, प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए सेम होता है। अ बॉडी इज वाइब्रेटिंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड दे दिया हमको, एम्पलीट्यूड कितना दे दिया 0.06 मीटर, एंड फ्रीक्वेंसी दे दिया, फ्रीक्वेंसी कितना दे दिया हमारे पास 15 हर्ट्ज, देन ओमेगा मैक्सिमम, ओके सॉरी वेलोसिटी मैक्सिमम बोला है, वेलोसिटी मैक्सिमम वी मैक्स बताओ जरा, और एक्सेलरेशन बताओ जरा, ये हमसे पूछा गया है। अच्छा अभी बताता हूँ रुक जा, ठीक है भाई। तो हमने बोला सर हमारे पास वेलोसिटी मैक्सिमम कितना होता है, ओमेगा ए के जितना होता है, और ओमेगा क्या लिखूँगा, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, तो 2 पाई इंटू 15 दैट इज 30 पाई, तो ओमेगा आ गया 30 पाई, ठीक है ना। तो ओमेगा मैक्सिमम वी मैक्सिमम जो हो जाएगा
वी मैक्सिमम इज इक्वल टू ओमेगा दैट इज 30 इंटू पाई, 3 इंटू ए हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -2, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 6 जा 54, 0/0, ये हो जाएगा ऐसे, तो ये 5.4 हो जाएगा। वी मैक्सिमम 5.4, यार 5 के आसपास देखिए ऑप्शन ये रहा, चलो हटाओ, है ना। ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ रीजन इन द सेम डायरेक्शन, एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी पॉइंटेड इन द सेम डायरेक्शन, देन द इलेक्ट्रॉन विल, हमारे हम पास इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, हमने इलेक्ट्रॉन को फेंका आगे की तरफ, तो भाई इलेक्ट्रॉन है, ये याद रखना भाई। क्वेश्चन गलती करेंगे वो लोग जो इलेक्ट्रॉन को समझ नहीं पाएंगे, रुकेंगे नहीं, समझेंगे नहीं और लगा देंगे ना, ठीक है ना। तो आता हुआ क्वेश्चन गलती होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा, पीछे की तरफ, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, और मैग्नेटिक फोर्स तो 0 हो जाएगा, है ना। एफ मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि मैग्नेटिक है वो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हमने बोला V और B के बीच का एंगल ही 0 है इसलिए, ठीक है ना। तो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर है, मतलब क्या होगा, रिटार्ड होगा, मतलब ये वेलोसिटी विल डिक्रीज, नॉट बी डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्ट नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन मूव करेगा, एंड नॉट बी डिफ्लेक्टेड बट द स्पीड विल डिक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन होता तो बढ़ जाता, ठीक है ना। टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है वो कितनी होती है, 2/9 r² नीटा, डेंसिटी ऑफ द बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो वेलोसिटी टर्मिनल इज प्रोपोर्शनल टू r², जो छोटा पावर है उसकी तरफ मुंह खुलेगा, छोटा पावर की तरफ मुंह खुलेगा, तो ऐसा मुंह खुल गया, ओके, ऐसा मुंह खुल गया। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर इक्विलेटरल प्रिज्म, एक इक्विलेटरल प्रिज्म है हमारे पास, मतलब इसका हर एंगल कितना है, 60 डिग्री के जितना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कितना है, √3 के जितना है। सो दैट द रे इज पैरेलल टू द बेस, अगर रे जो है ना पैरेलल टू बेस मतलब डेल्टा मिनिमम का कंडीशन है, अगर जो रे है वो बेस के पैरेलल है मतलब मिनिमम डेविएशन का कंडीशन है ना, द पैरेलल टू द बेस इनसाइड दिस, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी, तो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा μ1 1 इंटू साइन आई, यहाँ पे इंसिडेंट जो होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो ये आई हो गया, ये आर हो गया, और आर जो होता है ना 2r बराबर यहाँ पे ए हो जाता है, तो आर हो गया हमारे पास 60/2 दैट इज 30, ठीक है ना। तो हमारे पास जो अब मैं स्नेल्स लगाता हूँ इस सरफेस पे, इस सरफेस में स्नेल्स में लगाता हूँ μ1 साइन आई, 1 ईयर है, साइन आई इंटू μ2 √3 इंटू साइन आर 31/2, तो साइन आई जो हो जाएगा उसी पर 60 हो सकता है, 30 60 नहीं हो सकता, 30 पे नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 60 होगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप 30 लेके करो ना तो इतनी आंसर नहीं आएगी, 30 लेके अगर आप आई को 30 ले लोगे ना तो देखना उधर साइड साइन 30 ले लिया तो कितना आएगा 1/2 √3/2 नहीं आएगा ना, इसलिए सिर्फ 60 होगा, है ना। स्फीयर ऑफ मास स्मॉल एम एंड रेडियस आर रोल ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विदाउट स्लिपिंग विद स्पीड u, नाउ इफ इट रोल अप वर्टिकली द मैक्सिमम हाइट इट वुड अटेन इज, ठीक है ना। तो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी ना मैक्सिमम हाइट में पहुंचने के बाद जो पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो जब रोल कर रहा है तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, रोलिंग की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 12 mv² 1 + k² वेयर k² एंड r² इज द कोफिशिएंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो कितना हो जाएगा ये 12 mv² 1 + k² r² की वैल्यू बताओ जरा। सॉलिड स्फीयर बोले तो सॉलिड होना, कुछ ना बोले तो सब सॉलिड सब होता है, ठीक है ना, कुछ ना बोले तो सॉलिड समझते हैं हम। तो 2/5 सॉलिड स्फीयर के लिए तो ये हो जाएगा 12 mv², 5 + 1 7, 5 + 2 7/5, और ये हो जाएगा पोटेंशियल हो जाएगा mgh, m से m कैंसर, हमको हाइट बोला है क्या, ओके हमने बोला हाइट बोला है, तो रुको v²/2g, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5, तो डेट इज 7 v²/10g, 7u²/10g, okay. If in a PN junction diode, okay, a square input, है ना, स्क्वायर इनपुट कैसा होता है, ऐसा होता है जैसे, है ना, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। ये -5 दिया है, ये +5 ऊपर नीचे होगा, वैल्यू सेम होती है, ठीक है ना। अगर इसको हमने क्या किया एक, ठीक है, तो पहले तो हाफ साइकिल की बात करते हैं, पहले हाफ साइकिल में ये होगा और दूसरे हाफ साइकिल में ये होगा, ठीक है ना। पहले हाफ साइकिल और दूसरे हाफ साइकिल की बात कर लेते हैं हम, पहले हाफ साइकिल और दूसरे हाफ साइकिल की बात करते हैं, तो ये हो गया पहले हाफ साइकिल में ये 0, ये +5, तो फॉरवर्ड बायस में है, ये कंडक्ट करेगा, 5 मिलेगा इनपुट। जब यहाँ पे सेकंड हाफ साइकिल में ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 0,
तो ये रिवर्स बायस में हो जाएगा, कंडक्ट नहीं करेगा, इनपुट इतना मिलेगा। ये +5 का इनपुट यहाँ पे मिल रहा था और सेकंड हाफ में रिवर्स बायस की होने से इनपुट नहीं मिलेगा, ये हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है ना। तो ऐसा मिलेगा। तो हमारे पास जो इनपुट मिल रहा है वो +5 मिल रही है, लेकिन हाफ साइकिल में मिल रही है, ठीक है ना। तो एक हाफ साइकिल का इनपुट मिलेगा +5, ये वाला। द आउटपुट सिग्नल विल बी लाइक दिस। जो आउटपुट सिग्नल होगा ना वो कैसे मिलेगा हमको, ऐसे मिलेगा, ऐसे 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 +5 का आउटपुट, ये आउटपुट मिलेगा ऐसे, ठीक है ना। A charged particle Q enter a region of uniform magnetic field B and its deflected distance D after traveling a horizontal distance A. ठीक है। The momentum of the particle is, ठीक है ना। इस डिस्टेंस को निकाल के, ठीक है, इस डिस्टेंस को निकाल के यहाँ पे जो होगा ये r होगा और हमने बोला रेडियस निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमारे पास ये पॉइंट है ना, तो यहाँ पे ये वाला है ऐसे ऐसे, ये d दे दिया, ये d दे दिया, ये d दे दिया है, ये a दे दिया है। सपोज ये सर्कल है इसका, तो यहाँ पे ये रेडियस हो जाएगा इसका रेडियस, ठीक है ना। अगर हम ये वैल्यू निकाल लें फिर यहाँ पे ठीक है ना, तो हमको देखो पता है कि हमारा मोमेंटम पूछा, तो हम जानते हैं r बराबर mv/qb, दैट इज p/qb। तो मोमेंटम चाहिए तो मोमेंटम बराबर r/qb। अगर हम ये r रेडियस पता चल जाए तो हमारे पास काम चल जाएगा। तो काम चलाते हैं, चलो r रेडियस निकालते हैं। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, √a² + d², ठीक है ना। और हमने बोला ये वाला जो वैल्यू होगा, r की वैल्यू निकालनी है अब हमको, यहाँ से r की वैल्यू अब हमको निकालनी है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अपने पास, यहाँ से यहाँ तक अगर वैल्यू लेते हैं, ये हो गया r। तो आधा, इसकी आधा में अगर हमें तो जो r² होगा वो कितना हो जाएगा, इसका आधे का स्क्वायर, मतलब √a² + d² का होल स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस तो अपने को पता ही नहीं है, ठीक है ना। ये डिस्टेंस अपने को पता ही नहीं है, ओके। तो ये थीटा, ये एंगल अगर थीटा है और ये हमारे पास 90, तो ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा, देखो है ना। क्लिक नहीं कर रहा यार, चलो क्या करते हैं, हमने बोला इसका आंसर देख लिया, ठीक है ना। लास्ट में देख लेंगे इसको, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में ये वाला ऑप्शन भी आएगा सही और ये वाला भी, दोनों ऑप्शन सही है ना यार, कोई बात नहीं, इन्होंने एक ही माना है, ठीक है ना।
यहाँ पे डायग्राम मिसिंग है यार। फाउंड द फिगर गिवन बिलो, यार फिगर दिया है इन्होंने। पहला ऑप्शन आएगा a² d/d + d, इसके लिए मार्क करना यार। चलो